ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो तुम लोगों की क्लास 12 स्टार्ट हो चुकी है और आज इस चैनल पे भी तुम्हारी क्लास 12 की जर्नी स्टार्ट ही कर देते हैं, ठीक है। कल ही मेरे एग्जाम्स खत्म हुए और आज मैं तुम लोगों के सामने एक नई वीडियो लेके आई हूँ। हिस्ट्री में हमारी 3 बुक्स होने वाली हैं। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था ओवरव्यू वाली वीडियो में। अगर अभी तक नहीं देखा सिलेबस को जानने के लिए एक बार वो वाली वीडियो देख लेना। 3 बुक्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 के अंदर, इस वाली बुक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं हमारी एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, और पार्ट 2 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं हमारी मिडिवल हिस्ट्री के बारे में, और पार्ट 3 के अंदर हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। आज इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाली है अपने क्लास 12 की जर्नी, और हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का फर्स्ट जो चैप्टर है फ्रॉम योर बुक 1, दैट इज पार्ट 1 बुक जो है उससे स्टार्ट करने वाले हैं। अगर हम फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट चैप्टर है ब्रिक्स, बीट्स और बोन्स। अभी इसे भूल जाते हैं। क्लास 11th की बात करूं, क्लास 11th में हमने जो सबसे पहले चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में। यानी कि हम अपनी हिस्ट्री को बिल्कुल एंशिएंट टाइम से स्टार्ट करते हैं और फिर मॉडर्न टाइम तक पहुंचते हैं, है ना। ऐसे ही हम क्लास 12th में पढ़ेंगे, लेकिन हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो चैप्टर है इसके अंदर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जानेंगे। अब ये हड़प्पन सिविलाइजेशन थी ना, इसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि इंडस नदी के आसपास इंडस वैली में लोकेटेड थी, ठीक है। अब आज के टाइम की अगर हम बात करें तो इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इस एरिया के अंदर ये सिविलाइजेशन लोकेटेड थी। इन लोगों के बारे में हम समझेंगे इस चैप्टर के अंदर। अब ये क्या क्या करते थे, कैसे खाना खाते थे, क्या क्या खाते थे, ये सारी चीजें हम देखेंगे। इनकी सिविलाइजेशन का लेआउट हम देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। अब आप सोच रहे होंगे कि दीदी हम तो हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, तो चैप्टर का नाम ब्रिक्स, बीट्स और बोन्स क्यों है? देखो, जब हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी करी थी, तो डिस्कवरी कैसे होती है, जब हम एक्सकवेशन करते हैं एक पर्टिकुलर साइट पे। तो जब हमने एक्सकवेशन करी थी अलग अलग जगहों पे, तो हमें कुछ आर्टिफैक्ट्स देखने को मिले थे, कुछ कुछ चीजें देखने को मिली थी। अब क्या थी वो चीजें? हमें देखने को मिली थी ब्रिक्स, बेक्ड ब्रिक्स, सन ड्राइड ब्रिक्स। ब्रिक्स भी बनाते थे वो इतनी अच्छी क्वालिटी की। दूसरा, बीड्स, मोती देखने को मिले, हड्डियां देखने को मिली इंसानों की भी जो मर चुके हैं, और साथ ही साथ जानवरों की भी, जिन्हें वो डोमेस्टिकेट करते थे या फिर जिन्हें वो कंज्यूम करते थे। इस वजह से इस पर्टिकुलर चैप्टर का नाम रखा गया है ब्रिक्स, बीट्स और बोन्स, क्योंकि इन चीजों के वजह से ही कहीं ना कहीं हम उस सिविलाइजेशन को रिकंस्ट्रक्ट कर पाए हैं। भाई वो लिखा तो करते, लेकिन उनकी जो राइटिंग्स है ना, वो हम ट्रांसलेट नहीं कर पाए हैं, इनकी डिसिफर नहीं कर पाए हैं। इस वजह से उनका लिखा हुआ जो है वो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि अभी तक हम उसे डिसिफर ही नहीं कर पाए हैं। इस वजह से हम इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं उनकी सिविलाइजेशन के बारे में जानने के लिए। और ऑल्सो हमारे पास जो रिटन प्रूफ है ना, उसे तो हम समझ नहीं पाते। इस वजह से हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जो भी पढ़ेंगे वो एक एजम्पशन है। एजम्पशन है, हमने एज्यूम करा, आर्कियोलॉजिस्ट ने अलग अलग चीजों को देख के एक्सट्रापोलेट करा है, एज्यूम करा है। आज के इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें, इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते थे। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोलते थे इसे, क्योंकि मैंने आपको बताया है ये इंडस नदी के किनारे फ्लोरिश हुई थी ये पूरी की पूरी सिविलाइजेशन। और आज की हम बात करें तो ज्यादातर इस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन का पार्ट पाकिस्तान के अंदर लोकेटेड है। अब इसके टाइम फ्रेम की बात करते हैं, टाइम पीरियड की बात करते हैं। लगभग 2600 BCE से स्टार्ट हो जाती है ये हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन, और ये एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी जो कि बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट थी। पूरे वर्ल्ड में इसे एक बहुत बेहतरीन ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस सिविलाइजेशन के अंदर जो सबसे पहली साइट डिस्कवर करी गई थी वो थी हड़प्पा। हड़प्पा के नाम पे ही लोगों ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन रख दिया। मोहनजोदारो के बारे में आपने सुना होगा। मोहनजोदारो इस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन की एक साइट जरूर है, लेकिन सबसे पहले डिस्कवर होने वाली साइट हड़प्पा थी, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब ये सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। शहरों में क्या होता है, एक गली बहुत अच्छे से प्लान्ड होती है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है। आपने देखा है लेआउट, अगर आप देखो ना शहरों का, इतना प्रॉपर होता है, इतना बेटर होता है, घर भी बिल्कुल ऐसे ऑर्गेनाइज तरीके से बने होते हैं। वैसे ही हड़प्पन सिविलाइजेशन भी भाई हमारी कोई कम नहीं थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर इतना बेहतरीन तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर था, अच्छे से हमारे ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बना हुआ था, बहुत अच्छे ड्रेन्स बने हुए थे।
इतने अच्छे से हर एक चीज ऑर्गेनाइज थी, इसी वजह से हम इसे अर्बन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इतनी ज्यादा मॉडर्न ये सिविलाइजेशन थी। और हमें ये भी पता है कि हम इनकी राइटिंग को डिसिफर नहीं कर पाए हैं। इस वजह से जो भी हम एजम्पशन लगाते हैं उस हिसाब से ही हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। अब 2600 BC से ये सिविलाइजेशन स्टार्ट हो गई थी। अब इसका एंड कब हुआ? 1900 BC के आसपास बहुत सारी साइट्स में अबेंडनमेंट देखने को मिली थी, यानी कि लोग किसी न किसी रीजन की वजह से उस जगह को छोड़ के कहीं और जाने लग गए थे। अब 1900 BC में हम कह सकते हैं ज्यादातर सिविलाइजेशन का पार्ट एंड हो चुका था। ज्यादातर हम कह रहे हैं, बट लोग सभी चले जाएंगे, कुछ ना कुछ लोग तो रह जाएंगे ना। इस वजह से फिर भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के एंड होने के बाद भी एक थोड़ा सा कल्चर देखने को मिलता है, यानी कि सिविलाइजेशन का कुछ पार्ट देखने को मिलता है। देखो, हड़प्पन सिविलाइजेशन की अगर हम टाइम पीरियड की बात करें सो लगभग 2600 BC से ये स्टार्ट होती है और 1900 BC में ये सिविलाइजेशन एंड हो जाती है। लेकिन जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का पीरियड है हम इसे 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं: अर्ली हड़प्पन कल्चर, मैच्योर हड़प्पन कल्चर और लेट हड़प्पन कल्चर। यहाँ पर आप एज्यूम कर लो कल्चर का मतलब होता है सिविलाइजेशन, ठीक है। कल्चर का मतलब सिविलाइजेशन। देखो, मैंने क्या बताया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड 2600 BC टू 1900 BCE है। इस टाइम पीरियड को हम मैच्योर हड़प्पन कल्चर कहते हैं। मैच्योर हड़प्पन कल्चर बोलते हैं। इसका क्या मतलब है कि इस टाइम पे ये सिविलाइजेशन बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी थी, ये इसका पीक पॉइंट था। और ज्यादातर जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जानने के लिए, वो इसी टाइम फ्रेम से बिलोंग करते हैं। अब तुम बोलोगे कि मैम इससे पहले ये सिविलाइजेशन ही नहीं थी। इससे पहले भी हमें कुछ सबूत मिले हैं कि भाई इससे पहले भी हड़प्पन कल्चर था, लेकिन वो इतना ज्यादा डेवलप नहीं था, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता था। उसे हम अर्ली हड़प्पन कल्चर कह देते हैं। सो 2600 BC से पहले के टाइम पीरियड को हम अर्ली हड़प्पन कल्चर कहते हैं। इसके इतने ज्यादा आर्टिफैक्ट्स वगैरह चीजें देखने को नहीं मिले हैं, इस वजह से इसका टाइम पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि भाई 1900 BC में ये सिविलाइजेशन अब एंड होने लग गई थी। सो क्या 1900 BC के बाद बिल्कुल ही खत्म हो गई थी? नहीं भाई, कुछ पार्ट्स के अंदर ये लोकेटेड थी, कुछ पार्ट्स के अंदर अभी भी लोग रहते थे, लेकिन जो पहला जो इतना ज्यादा डेवलपमेंट था वो डेवलपमेंट अब नहीं था। इतनी ज्यादा यूनिफॉर्मिटी, इतना ज्यादा बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी अच्छी सी टेक्निक्स इनकी होती थी, अब वो सारी चीजें डिटीरिएट हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी, कोलैप्स हो चुकी थी, ठीक है। सो इस टाइम फ्रेम को 1900 BCE के बाद वाले टाइम पीरियड को हम लेट हड़प्पन कल्चर कहते हैं। अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें सो हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक बहुत अलग सा डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट हमें देखने को मिला। यानी कि जब हमने कुछ साइट्स पे एक्सकवेशन करी तो हमें एक बहुत अलग सी चीज देखने को मिली। क्या थी वो चीज? आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे हो, दिस इज हड़प्पन सील। हमें ये चीज देखने को मिली। ये बहुत अलग सी चीज क्यों थी हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन की? क्योंकि ऐसी कोई चीज हमें पहले नहीं देखने को मिलती थी और सिविलाइजेशन के हिसाब से भी ये बहुत यूनिक सी चीज थी। और ये सील एक पत्थर से बनी होती थी जिसे हम स्टीयरटाइट कहते हैं। स्टीयरटाइट नाम के पत्थर से बनी होती थी ये सील। हड़प्पन सील्स के ऊपर एक एनिमल मोटिव बना होता था। आप ये देख पा रहे हो, दिस इज सम काइंड ऑफ एनिमल फिगर। सो ये बनी होती थी हर एक सील के ऊपर, ठीक है। हर एक सील के ऊपर होती थी ये। और साथ ही साथ इस सील के ऊपर कुछ स्क्रिप्ट भी थी, उनकी स्क्रिप्ट होती थी, लेकिन हम उनकी राइटिंग को डिसिफर नहीं कर पाते हैं। इस वजह से आज तक ये स्क्रिप्ट अनडिसाइफर्ड है, ठीक है। हम उनकी स्क्रिप्ट को अभी तक डिसिफर नहीं कर पाए हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या समझाया था कि भाई कल्चर को तुम सिविलाइजेशन मानो। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही हड़प्पन कल्चर भी कहते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट कल्चर टर्म का यूज करते हैं एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए जो कि अलग से स्टाइल के होते हैं, एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में पाए जाते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो कल्चर टर्म का इस्तेमाल करते हैं उन ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए जो अलग से स्टाइल के होते हैं, डिस्टिंक्टिव स्टाइल के होते हैं, एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में पाए जाते हैं और साथ ही साथ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं। अगर मैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करूं सो हमें बहुत सारे डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स देखने को मिले हैं, जैसे कि सील्स, बीड्स, वेट्स, स्टोन ब्लेड्स, ये सारी चीजें देखने को मिली हैं जो कि बहुत अलग से स्टाइल की थी। साथ ही साथ बेक्ड ब्रिक्स भी देखने को मिली है और ये एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में ही देखने को मिली है, जैसे कि अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, गुजरात, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर हमें ये चीजें देखने को मिली हैं
और ये सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से बिलोंग करती है, यानी कि 2600 से 1900 BCE के टाइम पीरियड की हैं ये सारी की सारी चीज़ें। इस वजह से इन सभी चीज़ों को हमने बोल दिया हड़प्पन सिविलाइजेशन। ना फर्स्ट टॉपिक है बिगिनिंग्स, यानी कि अर्ली हड़प्पन कल्चर के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। अब मैच्योर हड़प्पन टाइम पीरियड से भी पहले कुछ कल्चर देखने को मिला, उसके हमें सबूत भी मिले। क्या सबूत मिले? हमें पोट्री मिली जो कि अलग से स्टाइल की थी। एग्रीकल्चर भी होता था, पेस्टोरलिज्म भी होता था, उसके भी सबूत मिले। पेस्टोरलिज्म का क्या मतलब होता है? पशुपालन। साथ ही साथ कुछ क्राफ्ट्स भी हमें देखने को मिली। लेकिन मैच्योर हड़प्पन कल्चर और अर्ली हड़प्पन कल्चर के बीच में डिफरेंस था। क्या था भाई डिफरेंस? जो मैच्योर हड़प्पन कल्चर है ना, उसकी सेटलमेंट्स बहुत बड़ी बड़ी होती थी, यानी कि लार्ज स्केल पे लोग रहते थे, साथ ही साथ बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती थी। लेकिन अर्ली हड़प्पन कल्चर में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला, बहुत छोटी छोटी सेटलमेंट्स होती थी, कोई बड़ी बिल्डिंग भी हमें देखने को नहीं मिली। अब एक एविडेंस मिला है कि भाई अर्ली हड़प्पन कल्चर और मैच्योर हड़प्पन कल्चर या फिर मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन के बीच में एक ब्रेक था, यानी कि एक सिविलाइजेशन थी अर्ली हड़प्पन कल्चर जिसे हम कहते हैं, उसके कुछ टाइम के बाद आई थी हमारी मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब इस ब्रेक का हमें कहाँ से पता चला? लार्ज स्केल बर्निंग की मदद से। यहाँ पे बिल्डिंग नहीं आएगा, बर्निंग आएगा। बहुत बड़े स्केल पे बर्निंग देखने को मिली है, उसके एविडेंस मिले हैं हमें, और साथ ही साथ अबेंडनमेंट भी देखने को मिली है बहुत सारी सेटलमेंट्स के अंदर, जिससे हमें पता चला कि भाई लोग इस जगह को छोड़ के कहीं और बसने लग गए थे। ठीक है, सो ऐसे हमें एक ब्रेक का पता चला। अब समझते हैं सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज के बारे में। अब सबसिस्टेंस का क्या मतलब होता है? लाइवलीहुड। हम लाइवलीहुड के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्या क्या कंज्यूम करते हैं? हम प्लांट प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम कंज्यूम क्या करते हैं। सो अर्ली हड़प्पन कल्चर और मैच्योर हड़प्पन कल्चर के बीच में एक सिमिलैरिटी थी, उनके सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज। हड़प्पन जो थे ना, वो बहुत सारे प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते थे, साथ ही साथ फिश भी कंज्यूम किया करते थे। अब तुम बोलोगे कि हमें कैसे पता चला कि भाई ये क्या क्या खाते थे? हम इनकी डाइटरी प्रैक्टिसेस कैसे रिकंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं? सो चार्ड ग्रेन्स और सीड्स की मदद से हम इनकी जो डाइटरी प्रैक्टिसेस हैं उन्हें रिकंस्ट्रक्ट कर पाए हैं। हमें जले हुए ग्रेन्स देखने को मिले, जले हुए सीड्स देखने को मिले। जलने के बाद ये चीज़ें प्रिजर्व हो जाती हैं, इस वजह से हमें ये सारी चीज़ मिली। और आर्कियोबोटैनिस्ट यानी कि जो एंशिएंट प्लांट रिमेन्स को स्टडी करते हैं, उन्होंने इन चीज़ों को स्टडी करा और बताया ये तो ये चीज़ कंज्यूम करते थे। अब बहुत सारे हड़प्पन साइट्स पे बहुत सारे ग्रेन्स मिले थे, जैसे कि वीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी, सिसमे और मिलेट्स भी मिली है गुजरात की कुछ साइट्स पे। लेकिन अगर हम राइस की बात करें तो राइस बहुत कम ही देखने को मिला है, यानी कि उस टाइम पे राइस बहुत रेयर होता था। और अब हम बात करें एनिमल बोन्स की, तो एनिमल बोन्स भी बहुत सारी हड़प्पन साइट्स पे मिली है, जैसे कि कैटल, शीप, गोट, बफेलो और पिग की बोन्स मिली है हमें। और इन्हें स्टडी करा है आर्कियोजूलॉजिस्ट या फिर जू आर्कियोलॉजिस्ट ने, यानी कि जो एंशिएंट रिमेन्स की स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं आर्कियोजूलॉजिस्ट या जू आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, उससे क्या पता चला कि भाई ये एनिमल्स शायद से डोमेस्टिकेट किए जाते थे। साथ ही साथ हमें और भी जानवरों की हड्डियां मिली है, कुछ वाइल्ड स्पीशीज की, जैसे कि बोर, डियर, घड़ियाल। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, सो हमें ये नहीं पता कि हड़प्पन लोग खुद ही हंटिंग कर लेते थे इन एनिमल्स की, या फिर किसी और हंटिंग कम्युनिटी से इनके मीट को ऑब्टेन किया जाता था। साथ ही साथ फिश और फाउल, इनकी हड्डियां भी देखने को मिली है। फाउल इज अ काइंड ऑफ बर्ड, हैन टाइप का होता है। ठीक है, सो उसकी हड्डियां भी देखने को मिली है, फिश की हड्डियां भी देखने को मिली है। अब हमें इतने सारे ग्रेन्स देखने को मिले हैं, इससे क्या पता चला कि भाई एग्रीकल्चर तो होता था, ऐसे ही थोड़े इतने सारे ग्रेन्स उग जाएंगे। सो एग्रीकल्चर प्रिवलेंट था उस टाइम पे, हमें ग्रेन्स जो मिले हैं उससे पता चल गया। बट उनकी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को रिकंस्ट्रक्ट करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है कि भाई वो कैसे एग्रीकल्चर किया करते होंगे। क्या वो ऐसे ही सीड्स को ब्रॉडकास्ट कर देते थे, यानी कि लैंड्स को प्लो करते थे और उसके बाद ऐसे ही वो फेंक देते थे सीड्स को? तो ये जानना थोड़ा सा मुश्किल हुआ है। लेकिन हमें कुछ सील्स के ऊपर जो है एनिमल्स की रिप्रेजेंटेशन देखने को मिली है, साथ ही साथ हमें बुल की रिप्रेजेंटेशन देखने को मिली है। ठीक है, साथ ही साथ टेराकोटा स्कल्पचर भी देखने को मिले हैं बुल के। इससे आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सट्रपोलेट कर लिया, अनुमान लगा लिया कि हो सकता है ये ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते होंगे
प्लोइंग के लिए, अपनी फील्ड्स को प्लो करने के लिए। तो ऐसे देखो, ऐसे अजम्पशंस लगाते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। साथ ही साथ टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लो भी देखने को मिला, मतलब जैसे कि छोटे बच्चे खेलते हैं ना अलग अलग टॉयज से, वैसे ही छोटे छोटे प्लो के मॉडल्स देखने को मिले हैं टेराकोटा के। कहाँ पर भाई? चोलिस्तान और बनावली, बनावली हमारा हरियाणा के अंदर। सो हमें ये टेराकोटा मॉडल्स भी देखने को मिले हैं प्लो के। इससे क्या हमने एक्सट्रापोलेट करा कि भाई हो सकता है ये इनको प्लो के बारे में भी पता होगा। भाई इतने छोटे छोटे टॉयज हम जब भी तो बनाएंगे अगर हमें उस चीज का पता होगा। साथ ही साथ आर्कियोलॉजिस्ट को प्लोड फील्ड का एविडेंस भी मिला है, यानी कि एक फील्ड थी जो कि प्लो करी गई थी, मतलब प्लोड फील्ड का एविडेंस मिला है। कहाँ पर भाई? कालीबंगन, राजस्थान के अंदर एक जगह है, वहां पर एक प्रॉपर हमें फील्ड मिली है जिसके अंदर एविडेंस देखने को मिलता है कि भाई ये पक्का प्लो करी गई थी और हड़प्पन ने इसे प्लो किया होगा। अब ज्यादातर जो हड़प्पन साइट्स थी ना वो सेमी एरिड लैंड्स में लोकेटेड थी, यानी कि जहाँ पर कम बारिश होती है। सो इस वजह से भाई इतना ज्यादा वो अगर एग्रीकल्चर करेंगे तो उन्हें पानी की भी जरूरत होगी, और पानी की जरूरत है तो इरिगेशन की जरूरत होती होगी एग्रीकल्चर के लिए। अब इरिगेशन को हमने कैसे डिकंस्ट्रक्ट करा है कि वो कैसे इरिगेशन करते होंगे। हमें कैनाल्स के ट्रेसेस देखने को मिले हैं, ठीक है, कैनाल्स के ट्रेसेस मिले हैं शोटुगई वाली साइट पे जो कि अफगानिस्तान के अंदर लोकेटेड है। सो वहां पर हमें कैनाल्स के प्रॉपर ट्रेसेस मिले हैं, बट पंजाब और सिंध के अंदर ऐसे कोई ट्रेसेस नहीं मिले हैं कैनाल्स के। तो ऐसा हो सकता है कि भाई पंजाब और सिंध के अंदर जो हमारी कैनाल से वो सिल्टेड अप हो चुके होंगे, यानी कि वो ब्लॉक हो गई होंगी, मिट्टी भर गई होगी और अब टाइम के साथ साथ वो गायब हो गई होंगी। और ऐसा भी अनुमान लगाया जाता है कि शायद से वहां पर जो एग्रीकल्चर किया जाता था पंजाब और सिंध वाले एरिया में, उसके लिए पानी जो है वो कुओं से ड्रॉ आउट करा जाता होगा, ठीक है। और साथ ही साथ हमें वाटर रिजर्वायर्स के भी हमें एविडेंसेस मिले हैं, जैसे कि धोलावीरा, अब ये देख पा रहे होगे इमेज। सो ये एक धोलावीरा का वाटर रिजर्वायर है हड़प्पन टाइम फ्रेम का। हड़प्पन इस पर्टिकुलर जगह में पानी स्टोर करते थे एग्रीकल्चर के लिए। सो ये इमेज दे रखी है आपकी बुक के अंदर। सो इसमें लिखा हुआ है नोट द मेसनरी वर्क, कितने अच्छे से उन्होंने जो है बना रखा है इस पर्टिकुलर चीज को, बिल्कुल वाटर टाइट कर रखा है इसे हर जगह से, ताकि मतलब इसे अच्छे से यूज कर सके वो लोग। सो इतनी ज्यादा एडवांसमेंट उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर देखने को मिलती है, इसी वजह से हम इसे अर्बन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। कुछ कॉपर टूल्स जो कि हो सकता है एग्रीकल्चर के अंदर वो इस्तेमाल करते होंगे या किसी और चीज के अंदर इसका इस्तेमाल किया करते होंगे। अब जानते हैं मोहनजोदारो के बारे में। तुम लोगों ने मोहनजोदारो के बारे में बहुत सुना होगा, एक मूवी भी आई थी मोहनजोदारो के ऊपर। सो तुम्हें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक लगेगा ये, ठीक है। अब ये एक प्लान्ड अर्बन सेंटर था, पूरी की पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत ज्यादा प्लान्ड थी। सो ये एक अर्बन सेंटर था जो कि बहुत ज्यादा प्लान तरीके से बनाया गया था। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक बहुत अलग सा फीचर है, वहां पर मैंने आर्टिफैक्ट की बात करी थी और यहाँ पर हम फीचर की बात कर रहे हैं। सो हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर अर्बन सेंटर्स की डेवलपमेंट एक बहुत अलग सी चीज देखने को मिलती है। देखो मोहनजोदारो, मोहनजोदारो के बारे में पढ़ते हैं। तुम सभी ने मोहनजोदारो के बारे में सुना होगा, कहीं ना कहीं से तो जरूर सुना होगा। मोहनजोदारो एक बहुत वेल नोन साइट है, बट हमें ये चीज याद रखनी है कि सबसे पहले डिस्कवर होने वाली साइट हमारी हड़प्पा थी, जो कि इतनी ज्यादा वेल नोन नहीं है। तो चलिए चलते हैं मोहनजोदारो। सो मोहनजोदारो जो सेटलमेंट थी ना वो दो सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड थी। एक ऐसा पार्ट जो कि छोटा था लेकिन हाइयर था, यानी कि ऊंचाई पे था। दूसरा जो कि बड़ा था लेकिन नीचाई पे था, लोअर था, ठीक है। सो द सेटलमेंट वाज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस, वन स्मॉलर बट हाइयर और दूसरा मच लार्जर बट लो। देखो ये सेटलमेंट है मोहनजोदारो। सो दिस वाज द स्मॉलर पार्ट एंड दिस वाज द लार्जर पार्ट। ये जो छोटा पार्ट था ना ये ऊंचाई पे था, जबकि ये बड़ा वाला पार्ट नीचाई पे था। अब ये जो छोटा वाला पार्ट था ना दिस वाज नोन एज सिटाडल, क्या बोलते थे इसे? सिटाडल। और जो बड़े वाला पार्ट था दैट वाज नोन एज लोअर टाउन, क्योंकि वो लोअर था। सो आप ये इमेज देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। सो जो ये ऊंचा पार्ट दिख रहा है दिस इज नोन एज सिटाडल और जो ये नीचाई पे है दैट इज नोन एज लोअर टाउन, ठीक है। अब सिटाडल की इतनी हाइट क्यों थी तो इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जो सिटाडल था ना उसकी इतनी हाइट क्यों थी, क्योंकि सिटाडल के ऊपर जो भी बिल्डिंग्स थी ना वो एक मड ब्रिक के प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी हुई थी, यानी कि सबसे पहले प्लेटफॉर्म बनाया गया देन उसके ऊपर बिल्डिंग्स बनाई गई। इस वजह से सिटाडल थोड़ी सी हाइट पे है।
अगर हम बात करें इसकी सिटाडेल की, तो ये हर एक तरफ से वॉल था, यानी कि इसके आसपास वॉल बना रखी थी ताकि इसे फिजिकली सेपरेट करा जाए लोअर टाउन से, ये लोअर टाउन से फिजिकली सेपरेट हो जाए, इस वजह से यहाँ पर वॉल्स बना रखी थी। अब लोअर टाउन के बारे में बात करते हैं। लोअर टाउन भी वॉल था, यानी कि लोअर टाउन के आसपास भी वॉल्स बना रखी थी और लोअर टाउन की भी कुछ बिल्डिंग्स प्लेटफॉर्म्स पे बनी हुई थी जो कि फाउंडेशंस की तरह काम करती थी, यानी कि नींव की तरह। सो एक कैलकुलेशन करी है आर्कियोलॉजिस्ट ने कि अगर एक लेबरर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ को डेली मूव करता था ना, तो लगभग फाउंडेशंस को अपनी प्लेस में लगाने के लिए, यानी कि फाउंडेशन बनाने के लिए लगभग 4 मिलियन परसेंट डेज लग जाते थे। यानी कि एक रफ कैलकुलेशन करा गया है यहाँ पर एक, कि अगर एक लेबरर रफली 1 क्यूबिक मीटर भी अर्थ को, यानी कि वी कैन से मिट्टी को मूव करता है, तो मिट्टी की जरूरत होती है ना फाउंडेशंस बनाने के लिए, बेक्ड ब्रिक्स की भी जरूरत पड़ती है, तो लगभग वी कैन से फाउंडेशंस को अपनी प्लेस में लगाने के लिए लगभग 4 मिलियन परसेंट डेज लग जाते थे। यानी कि सिंपल सा कहने का मतलब, इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन में नहीं घुसना है, यानी कि मोबिलाइजिंग होती थी लेबर की बहुत बड़े स्केल पे, यानी कि बहुत बड़े स्केल पे लेबर को यूज़ किया जाता था, बहुत बड़े स्केल पे लेबर्स का काम होता था। अब एक और चीज़ कंसिडर करो, देखो अब एक बार प्लेटफॉर्म्स अपनी प्लेस में आ गए हैं, तो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर बिल्डिंग का काम शुरू हो जाता था। यानी कि देखो एक पर्टिकुलर जगह है, इस पर्टिकुलर एरिया में प्लेटफॉर्म बना दिए, तो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही अब बिल्डिंग्स बनेगी, ठीक है। यानी कि फिक्स्ड एरिया पर अब ये काम रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि सेटलमेंट को पहले प्लान करा गया था कि भाई यहाँ पर हमें फाउंडेशंस बनानी है, फिर यहाँ पर हमें बिल्डिंग्स बनानी है, ठीक है। उसके बाद हर एक चीज़ को इम्प्लीमेंट करा गया था। अब दूसरे साइंस भी देखने को मिले हैं प्लानिंग के, जैसे कि ब्रिक्स। जो ब्रिक्स थी ना मोहनजोदारो में, या फिर पूरे के पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें, चाहे वो सन ड्राइड हो यानी कि सूरज के द्वारा सुखाई गई ब्रिक्स हो, या फिर बेक्ड हो, दोनों तरह की ब्रिक्स जो थी वो एक स्टैंडर्डाइज्ड रेशो की थी, ठीक है। यानी कि क्या था वो स्टैंडर्डाइज्ड रेशो, जो लेंथ थी ना, मान लो हाइट जो है वो है x, ठीक है। सो द लेंथ वर 4 टाइम्स ऑफ द हाइट, यानी कि 4x, और ब्रेड्थ कितनी होती थी, ट्वाइस ऑफ द हाइट, ठीक है। सो क्या था वो स्टैंडर्डाइज्ड रेशो, लेंथ वर 4 टाइम्स ऑफ द हाइट वेयर एज ब्रेड्थ वाज ट्वाइस ऑफ द हाइट, ठीक है। ये जो ब्रिक्स थी ना, ये सभी के सभी हड़प्पन सेटलमेंट्स में देखी जाती थी। यानी कि जो छोटी सेटलमेंट्स थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत बड़ी थी, उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग सेटलमेंट्स थी, जो सारी अलग अलग सेटलमेंट्स थी ना, उनके अंदर जो ब्रिक्स थी वो स्टैंडर्डाइज्ड रेशो की थी। सो ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, दीज आर द ब्रिक्स, और आप बता नहीं सकते होगे कि ये ब्रिक्स किसने बनाई है, यानी कि आज के टाइम की ब्रिक्स है या पुराने टाइम की। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की टाइम की ब्रिक्स है, तो आप देख सकते हो कितने हजार साल पहले इतनी अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स बनाना, और वो आज तक भी, ये जो आप देख सकते हो ये ब्रिक्स, ये सारी उस टाइम की है। आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना ज़्यादा वी कैन से एफिशिएंट काम करते थे वो उस टाइम पे भी। नाउ लेइंग आउट ड्रेन्स, ड्रेन्स के बारे में समझते हैं। आज के टाइम पे भी ड्रेन्स होते हैं, सो ये आप देख पा रहे हो, दीज आर द ड्रेन्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, उस टाइम के ड्रेन्स हैं ये। सो हड़प्पन सिटीज का एक अलग सा फीचर है उनका केयरफुली प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम। आई रिपीट, केयरफुली प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम। बहुत केयरफुली प्लान करते थे वो अपने ड्रेनेज सिस्टम को, और तब वो एग्जिस्टेंस में आता था। अगर आप लोअर टाउन की प्लान की बात करो, तो आप देखोगे कि जो रोड्स और स्ट्रीट थी ना, वो लगभग एक ग्रिड पैटर्न में बनाई गई थी, ठीक है। ग्रिड पैटर्न में बनाई जाती थी, जो इंटरसेक्ट करती थी राइट एंगल्स पे। ये इंटरसेक्ट करती थी, ऐसे देखो ये होता है ग्रिड पैटर्न, ऐसे बनाते थे जो कि राइट एंगल्स पे इंटरसेक्ट करती थी। इसका क्या मतलब है कि पहले स्ट्रीट्स बनाई जाती थी ड्रेन्स के साथ, और उसके बाद जो बीच का एरिया है ना, यहाँ पर घर बना दिया जाता था, ठीक है। मान लो यहाँ पर बना, ये देखो ये बना दिया स्ट्रीट, और फिर ड्रेन बना दिया, और फिर इस वाले एरिया में घर बना दिया, ऐसे। मतलब क्या देख पा रहे हो कितने अच्छे से प्लानिंग के साथ वो हर एक चीज करते थे। देन इसी वजह से उनके घर जो है ना वो बिल्कुल ऐसे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया था। घरों के बारे में भी हम आगे देखेंगे। अगर घर का जो डोमेस्टिक वेस्ट है ना, उसे स्ट्रीट ड्रेन में जाना है, तो घर की एक वॉल लगभग जो है वो अलोंग द स्ट्रीट होती थी। सो दिस वाज द ड्रेनेज सिस्टम। कितने प्रॉपर ड्रेन्स बना रखे हैं, एंड ये क्या है, ये एक ड्रेन है मोहनजोदारो में। सो आप देख सकते हो कितनी ह्यूज ओपनिंग है इस ड्रेन की।
अब बात करते हैं डोमेस्टिक आर्किटेक्चर की। लोअर टाउन जो था ना मोहनजोदारो का, उससे हमें पता चलता है कि ये यहाँ पर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होती थी, यानी कि लोग यहाँ रहा करते थे। बहुत सारे घर देखने को मिले हैं। कैसे घर होते थे? सबसे पहले बीचों बीच जो है कोर्टयार्ड होता था, घरों के बीचों बीच कोर्टयार्ड होता था और उसके सारे साइड्स पे रूम्स होते थे। कोर्टयार्ड जो है ना वो एक एक्टिविटीज का सेंटर होता था, जहां पर कुकिंग, वीविंग, ऐसी एक्टिविटीज होती थी, पर्टिकुलरली हॉट और ड्राई वेदर वाले टाइम पीरियड में। और एक और इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली है यहाँ से, क्या? प्राइवेसी का बहुत ज्यादा कंसर्न होता था हड़प्पन्स को। कैसे पता चला? भाई जो भी वी कैन से वॉल्स होती थी ना ग्राउंड फ्लोर वाली, ग्राउंड लेवल वाली, वहां पर कोई विंडोज नहीं होती थी। दूसरी चीज, मेन एंट्रेंस इस तरीके से डिजाइन करी जाती थी, बनाई जाती थी कि उससे घर का डायरेक्ट व्यू ना मिले, इंटीरियर का, घर के कोर्टयार्ड का या फिर अंदर वाले हिस्से का डायरेक्ट व्यू ना मिले। ठीक है, अब ये आप देख पा रहे होगे इमेज, ये है कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड के सारे और जो है कमरे बने हुए हैं। ये है मेन एंट्रेंस, और आप देख पा रहे हो मेन एंट्रेंस के यहाँ पे सामने ये क्या है, एक वॉल बनाई है ताकि अंदर का व्यू ना मिले। अब हर एक घर का एक खुद का बाथरूम भी होता था, विच वॉज पेव्ड विद ब्रिक्स, और साथ ही साथ ड्रेन्स भी होते थे हर एक बाथरूम के अंदर, जो कि कनेक्टेड होते थे स्ट्रीट ड्रेन के साथ एक वॉल की मदद से। कुछ घरों के अंदर स्टेयर केसेस के रिमेन्स भी देखने को मिले, सीढ़ियों के, जिससे क्या अंदाजा लगाया गया हो सकता है ये स्टेयर केस सेकेंड फ्लोर पे या फिर रूफ पे जाने के लिए होती होंगी। बहुत सारे घरों के अंदर तो कुएं भी देखने को मिले हैं, और वो कुएं कैसे रूम में होते थे? एक ऐसे रूम में होते थे जहां पर बाहर वाला भी आ सकता है और अंदर वाला भी, यानी 2 दरवाजे होते थे उस रूम्स के, ताकि अंदर वाले भी यूज कर सके उस वेल को और बाहर वाले पासर बाय भी जो है वहां से पानी ड्रॉ कर सके। अब स्कॉलर्स ने एक एस्टिमेशन लगाया है कि मोहनजोदारो के अंदर लगभग 700 कुएं हैं। सो क्वेश्चन बन सकता है कि कितने लगभग कुएं हैं? 700 वेल्स है मोहनजोदारो इटसेल्फ। अब बात करते हैं सिटाडेल की। अब देखो, सबसे पहले हमने क्या देखा? लोअर टाउन। लोअर टाउन पे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स थी। अब हम बात करेंगे सिटाडेल की, यानी कि जो हिस्सा छोटा था लेकिन ऊंचाई पे था। ठीक है, तो ये वाला वो पार्ट है सिटाडेल का। अब सिटाडेल के अंदर हमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स के एविडेंस मिले हैं जो कि प्रोबेबली स्पेशल पब्लिक पर्पसेस के लिए होते थे। लोअर टाउन के अंदर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के हमें एविडेंस मिले हैं, यानी कि नॉर्मल लोग रहते थे, ऑर्डिनरी पीपल यूज्ड टू रिसाइड ओवर देयर। लेकिन सिटाडेल के अंदर ऐसा कुछ नहीं था। सिटाडेल के अंदर स्ट्रक्चर्स मिले हैं ऐसे जो स्पेशल पर्पस के लिए होते थे। फॉर एग्जाम्पल वेयर हाउस और ग्रेट बाथ। हमारे सिलेबस में वेयर हाउस और ग्रेट बाथ है। अब वेयर हाउस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। वेयर हाउस एक बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर होता था जिसके नीचे का पोर्शन हमें मिलता है जो कि ब्रिक का बना हुआ है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ऊपर का पोर्शन जो है ना वो प्रोबेबली वुड का बना हुआ होगा। और वुड के इतने लंबे टाइम तक टिकती है नहीं, वो टाइम के साथ साथ डिके हो गई होगी। और दूसरा स्ट्रक्चर है ग्रेट बाथ। तो सबसे पहला क्या है? वेयर हाउस। ठीक है, वेयर हाउस किस चीज के लिए होता होगा? स्टोरेज के लिए, ग्रेनरीज के रूप में यूज किया जाता होगा। उसका नीचे वाला पोर्शन ब्रिक का बना हुआ है वो रिमेन करता है, अभी भी बचा हुआ है, जबकि जो ऊपर का पोर्शन प्रोबेबली जो वुड का बना हुआ होगा वो डिके हो चुका है। ग्रेनरीज या फिर वेयर हाउस के बारे में सिर्फ इतना ही दे रखा है। दूसरा ग्रेट बाथ, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ये ग्रेट बाथ एक बड़ा सा रेक्टेंगुलर टैंक होता था एक कोर्टयार्ड के अंदर, और इसके चारों साइड पे एक कॉरिडोर होता था। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये है ग्रेट बाथ, और इसके चारों साइड पे यहाँ पर क्या है? कॉरिडोर बने हुए हैं, और 2 फ्लाइट ऑफ स्टेप्स है इसके नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, यानी कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये सीढ़ियाँ हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर भी ये सीढ़ियाँ हैं। अंदर जाने के लिए नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में फ्लाइट ऑफ स्टेप्स हैं ताकि टैंक के अंदर जाया जा सके। और इस टैंक को वाटर टाइट कर रखा है। वाटर टाइट यानी कि ताकि पानी लीक ना हो सके, इसे वाटर टाइट किया गया है। इसके अंदर ब्रिक्स सेट करी गई है एज के अंदर, ठीक है, पानी लीक ना हो इस वजह से। और साथ ही साथ मोर्टार ऑफ जिप्सम का यूज करा गया है, यानी कि एक सीमेंटिंग एजेंट होता है ये, उसका यूज किया गया है जो कि जिप्सम से बना होता है। ठीक है, अब और भी चीजें बताई गई हैं, जैसे कि इसके नॉर्थ साइड में जो लेन है वहां पर एक बिल्डिंग है जिसके अंदर 8 बाथरूम्स हैं। ठीक है, वो बताया गया है। एक बाथरूम के अंदर वेल है, और ये जो पानी है ना सारा इस टैंक का, ये एक बड़े से वी कैन से क्या बोलते हैं उसे, ड्रेन में फ्लो करता है।
सो ये सारी चीज़ें बताई गई है आपकी ग्रेट बात की, और इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो उसे आप डिटेल में पढ़ने वाले हैं अपनी एनसीईआरटी से, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये बहुत ज़्यादा यूनिक सा था। इस स्ट्रक्चर की यूनिकनेस को देख के और साथ ही साथ जिस हालात में ये मिला है, जिस कॉन्टेक्स्ट में ये पाया गया है, यानी कि कहाँ पाया गया है, सिटाडेल पे, और सिटाडेल में कौन सी बिल्डिंग्स होती है, स्पेशल पर्पस वाली बिल्डिंग्स। सो इस कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए और इसकी यूनिकनेस को देखते हुए स्कॉलर्स ने ये अंदाजा लगाया है कि शायद से ये किसी रिचुअल बात के लिए यूज किया जाता होगा। क्या बोला उन्होंने, कि शायद से ये किसी रिचुअल काइंड ऑफ बात के लिए यूज किया जाता होगा। सो बहुत अच्छे से समझा दिया है मैंने। सो आपकी बुक के, आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 8 तक हमने आज कवर कर लिया है। सो वहां तक एक बार रीडिंग लगा लेना, ताकि कोई भी चीज़ है जो रह गई है गलती से भी बाय मिस्टेकनली, सो वो आप अच्छे से कवर कर लो, रिवाइज हो जाए सारी की सारी चीज़ें। बॉक्सेस जो है सोर्स वाले वो मैंने अभी कवर नहीं करवाए हैं, उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि मैं सेपरेट वीडियो ले आऊँ, या फिर आप खुद से पढ़ लेना उसे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे हड़प्पन्स के सोशल डिफरेंसेस के बारे में हमें पता चला है, दो चीज़ों से, बरियल से और लग्जरीज की मदद से। मतलब ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। टिल देन जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।